हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो आज अपने परसेंटेज की चौथी क्लास अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने पीछे की 3 क्लास देखी होगी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आया होगा और आपको चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, अपनी ना कोई ज़्यादा बात करते हैं। तो जो भी मैटर मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी मैटर हो आपको जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से मैं करवा दूँ कवर, क्योंकि बातें तो आप सुनते ही हो, आपको पता ही है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको सभी को पता है कि कैसे मेरे को तैयारी करनी है, कितना टाइम देना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें तो आपको पता ही है। अगर टाइम नहीं दोगे तो आपको ही पता है ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बाकी अपने ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो बाकी कोई चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसमें अपने आप बात कर लेंगे। तो चलिए अपने आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो कल क्वेश्चन रह गए थे अपने फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये करते हैं अपने। देखो दोस्तों, कल तक अपने क्या किया था, पानी और नमक मैंने बताया था। आपके पास जैसे मान लो ये पात्र है ए में दो चीज़ थी आपके पास। एक मान लो सॉलिड पार्ट था, जिसे पल्प बोला मैंने उसमें, है ना। या फिर आप पल्प बोल दो उसको, या फिर जैसे नमक और पानी का केस आ गया तो नमक आ गया, या फिर चीनी और पानी का केस हो गया तो चीनी हो गया, है ना। अगर वो पानी उड़ गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो चेंज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है। तो इसको तो अपने छोड़ देंगे, इसको जो चेंज हो रहा है इसको, चाहिए ये चेंज हो रही तो इसको छोड़ देंगे ना। जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट पार्ट था आपने जो भी पढ़ रहे थे। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको दिया होगा कि कौन सा पार्ट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो बदल नहीं रहा है ना, समय के साथ जो बदलता नहीं है। जैसे आप अपने दोस्तों को बोलते हो ना कि ये तो समय के साथ बदल गया है, नौकरी लग के ये बदल गया है, या ये बदला नहीं है, तो मतलब कभी भी ना बदले, वो होता है कांस्टेंट। तो आपको मैंने इसमें बताया था, एक तो क्या था, साल्ट था, और एक क्या था दोस्तों, वाटर था। आपके पास क्या था, 20 लीटर मिश्रण था, इसमें से कुछ सॉल्ट और कुछ वाटर था। 40% नमक है पहले वाले पात्र में, तो 60% क्या होगा दोस्तों, पानी होगा। ठीक है, 5 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है। अब जो मिश्रण बनेगा वो कितने लीटर का बन जाएगा दोस्तों, 25 का। देखो 5 लीटर आपने मिश्रण में मिला दिया, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है ना। तो कांस्टेंट पार्ट कौन सा होगा, ये। अब इसमें देखो साल्ट कितना है और वाटर कितना है, तो आपको इसमें प्रतिशत नहीं दिया क्या, 5 लीटर पानी मिला दिया। चलो आप सीधा भी इसको कर सकते हो। देखो आपको प्रतिशत पूछा है कि नमक का प्रतिशत कितना है, आपको ये पूछा है, ये x% है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। लेकिन आपको तो ये पूछा है तो आपको ये वैल्यू निकाल देनी है। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर ये पार्ट कांस्टेंट है, इसमें ये पार्ट कांस्टेंट है, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ टोटल मिश्रण है 20 लीटर, 20 का 40% नमक है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, साल्ट है। और यही पार्ट क्या होगा, यहाँ का टोटल मिक्सचर कितना है, 25। इसमें से कितना मान है, x%, ये x% लिख दिया। बस एक ही लाइन है, ये सारी चीजें तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखी है। ठीक है, ये चीजें तो ना लिखोगी तो भी कोई दिक्कत है वाली बात है नहीं है। तो यहां से करो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, और 5 5 25, 5 चौके 20, 5 8 40, 8 चौके 32। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 32। इसका मतलब ये कितना पार्ट है दोस्तों, 32%। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से ये घटा दो, 68% बच जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। एक एशिक में 25% मिश्र धातु है और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। यदि शुद्ध लोहा की मात्रा 60 किलोग्राम है तो एशिक की मात्रा निकालें। अब इसको पढ़ के आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, एशिक हो गया, मिश्र धातु हो गई, है ना। लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं एक। जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो कोई भी है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, तहसील होगी, है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगी, तहसील होगी, और क्या होंगे, विलेज भी होंगे, गांव भी होते हैं, है ना। तो इसने कहा है, जैसे मान लो ये बोलता एक डिस्ट्रिक्ट में 25% तहसील है, तो आप बोलते कि सर 25% है, मतलब ये 100% मान लिया अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो 25% ये हो गया, ये कितना बच जाएगा, 75%। अब इसने बोल दिया कि इस तहसील में क्या है, 90% पुरुष है,
कितने 90% पुरुष है। इसका मतलब ये 25 है, इसका 90% क्या है, मेल है, तो फीमेल बचेंगे बाकी, या बच्चे भी आ जाएंगे जो भी है। लेकिन इसने बोला है इसका 90% क्या है, ये है, तो 25 का 90% अपने ये लिख देंगे कि हाँ ठीक है सर, ये पार्ट आ गया इसका पार्ट। तो ये देखो डिस्ट्रिक्ट से तहसील में गया, तहसील को आगे इसने डिवाइड कर दिया, इसमें आ गया है ना, छोटे से छोटे लेवल में चला गया। इसी प्रकार इसने क्या किया, ये था एशियक, मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूं। ये कहता है एशियक में एक मिश्र धातु है, ठीक है, आपने बोला कि सर ठीक है, मिश्र धातु 25% है, ये आपने लिख दिया 25%, ठीक है। तो एक बच गया अदर। अब अदर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, इसने कुछ नहीं बताया तो अपने लिख लेंगे अदर। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 75%। अब कहता है मिश्र धातु में, तो ये तो अदर वाला इसका नहीं बोला, इसने बोला मिश्र धातु, ये रही मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। इसका मतलब है इसमें आप बांटो कि इसमें प्योर आयरन या शुद्ध लोहा कितना है दोस्तों, 90% इसका, किसका, 25 का। तो 25% का 90% आप कर दो, कितना आएगा, यहां से इसको काटो, 25 नी में 225, अब दोस्तों मैं आपको इसको डिवाइड करके बताता हूं। जैसे मान लो एशियक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में और बोलते हैं, और ही बोलते हैं ना, और ये रहा। अब जैसे मान लो ये 100% था, इसमें से ये कहता है कि मिश्र धातु है कितनी, 25%, आपने लिख दिया सर 25%, तो मिश्र धातु है इसमें से। तो 75% क्या होगा, आपको नहीं पता क्या होगा, अदर कोई भी चीज हो सकती है इसमें, है ना, मिश्र धातु के अलावा कोई मिट्टी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब कहता है कि ये 25%, देखो मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है, अदर का बोला है कि इसने, अन्य का नहीं, लेकिन इसने बोला मिश्र धातु ये रही, ये कितनी है, 25%। ये कहता है इसका 90%, इसका 90% क्या है आपके पास, शुद्ध लोहा है। क्या है दोस्तों, शुद्ध लोहा है। इसके अलावा कितना बच जाएगा, 90% ये है, तो ये क्या बचेगा, 10%, 100 करना है ना टोटल, तो 25 का 90% यहां निकाल दो, 25% इंटू 90/100 करोगे, मतलब 9/10 कर दो, 0 से 0 कट जाएगी ना, 25 नी में 225, मतलब 22.5% आ गया ये, ठीक है, 25 का 90% इतना आ गया। तो ये है अदर, इसका तो कुछ बोला नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये 25 कितना आएगा, 2.5% आ जाएगा, समझ में आ गई ना बात। देखो दोस्तों ये था टोटल 25%, 25 में से शुद्ध लोहा कितने हैं, 22.5%, तो 2.5% कितना बचे, क्या बचेगा, अदर। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 25 नहीं बन रहा, क्या बन रहा है ना, ये इस प्रकार। लेकिन ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए इतनी लिखी है, लेकिन अगर इसको अपने सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे अपने। कैसे, अगर यहां से अगर मैं इतना लिखा है, आपने इतना भी लिखोगे, इसमें आप बोलोगे सर मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है, यदि शुद्ध लोहा की मात्रा 60 किलो है, बताओ, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसी को मैं रख लेता यहाँ पर। मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 25% का जो 90% है, 90% लिख देता हूँ, चलो देख लो, ये क्या है, ये 60 किलो है दोस्तों। आपको पूछा है एशियक की मात्रा, एशियक की मात्रा ये रही, ये कितनी मानी है आपने, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दो दोस्तों, क्या आएगा, 60, ये 0 से 0 कट गया, है ना, तो इसको काटोगे 3 तिया 9, 3 से काटा 20, ये डायरेक्ट काट दिए मैंने, ठीक है। अब यहां से काटो 5 5 25 और 5 चौके 20, तो आपको चाहिए 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी, चलो मैं आपको ना पूरा, इसमें काटा पीटी ज्यादा होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने लिखा है 25% इंटू इसका 90%, वो है दोस्तों कितना, 60 किलोग्राम। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे, 60 इंटू 100 ये आ जाएगा दोस्तों 90। मैंने यहाँ पे 25 है, ये 25 यहाँ इसके नीचे ले गया। अब मैंने देखो सारे का सारा यहाँ ले गया, तो यहाँ एक बचा, एक को 100% निकालना है, तो 100 से गुणा करूंगा, तो यहाँ भी 100 से गुणा कर दो, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, और की मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन करना था। 25 चौके 100, 0 से 0, 3 तिया 9, और ये क्या आ गया, 3 से काटा तो 20, तो 200, 2 चौके 800, और 800 बटे आ गया दोस्तों 3।
तो 80/3 266 से 2/3 किलोग्राम इसकी मात्रा आ जाएगी टोटल। देख लेना कैलकुलेशन करके, यही आएगा ना। तो ये चीज़ आपको देखनी थी। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब अपने इसको शॉर्ट में करेंगे। कैसे? एक एशक है, 60% मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? 60% क्या है? मिश्र धातु है एशक में से। तो एशक मान लो जो भी था एक्स था टोटल, एशक की मात्रा 200 किलोग्राम है। तो लोहे की मात्रा क्या निकालें? देखो दोस्तों, इसने अब की बार दे दिया टोटल मात्रा, जिसे मान लो यहाँ पे दे दिया एशक, ठीक है। इसमें से क्या आएगा? मिश्र धातु। फिर मिश्र धातु में क्या आएगा? शुद्ध लोहा, है ना, शुद्ध लोहा। इसकी मात्रा निकालनी है अब की बार। पिछली बार इसकी मात्रा दी थी, इसकी पूछी थी। अब इसकी मात्रा इसने दे दी 200 किलो, ठीक है। अब ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इससे। 200 किलो में से टोटल में से 60% मिश्र धातु है, तो आपने लिख दिया 60%। अब ये आ गया मिश्र धातु। अब इस मिश्र धातु में से कहता है शुद्ध लोहा 80 है, तो 80% निकाल दो, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो, 1 और 1 2, 8 6 48 दूना 96। तो 96 किलो क्या आ गया दोस्तों? प्योर आयरन आ गया, मतलब शुद्ध लोहा इसमें आ गया। ऐसे करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 200 का मिश्र धातु कितनी है? 60% निकालोगे तो ये आएगा 120 किलो। कितना आएगा दोस्तों? मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको, ताकि आपको हर एक चीज कंफर्म हो जाए। देखो, आपने 200 किलो टोटल एशक माना था, इसमें से था एक मिश्र धातु। कितना परसेंट है? आप बोलो सर 60%। तो 200 का 60% कितना आएगा? 120 किलो। अब इस 120 किलो में एक शुद्ध लोहा है और एक कुछ अदर पार्ट है, इसका पता नहीं अपने को। ये कितना है? ये देखो 80% है शुद्ध लोहा। तो इसका मतलब ये 80 है, तो ये 20 होगा। तो 120 का ये करोगे तो कितना आएगा? 96 किलो। ये देखो, ये इस प्रकार है, इस प्रकार करोगे तो भी यही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब आ गया व्यापारी का कमीशन वाला। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था रुपए प्रति किलो है, तो यहाँ पर गुणा में किलो आएगा। रुपए प्रति वस्तु है, आर्टिकल है, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा। रुपए प्रति लीटर है, तो यहाँ पे लीटर का आएगा, क्वांटिटी आएगी, है ना। ये बताया था ना मैंने। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा इसका खर्चा। इसी प्रकार ये होता है कमीशन वाला। कैसे? यहाँ पे आएगा कमीशन प्रति कस्टमर, मतलब एक कस्टमर को कमीशन के कितने रुपए मिले हैं। मान लो एक कस्टमर को 10 रुपए मिले हैं कमीशन के, तो 5 कस्टमर को कितने मिलेंगे? 50, बस। तो यहाँ पे गुणा में क्या आएगा? कस्टमर है ना नीचे, तो यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, बस इतना देखना था। ये टोटल इसका अर्निंग बन जाएगा, क्या खर्चा बन जाएगा। एक व्यापारी का कमीशन 20% से बढ़कर 25 हो गया। देखो दोस्तों, इस प्रकार का जो भी हो, तो अपने आप आपने पढ़ा है P इंटू सी इक्वल टू ई, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है ये आ गया कीमत इंटू क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, गुणा में क्या आ गया? बराबर में क्या आ गया? खर्चा। दोनों को गुणा करते हैं तो निकालते हो ना आप। जैसे 40 रुपए प्रति किलो आलू है, ठीक है, और मान लो आपने 5 किलो आलू लेके आए, तो टोटल खर्चा कितना बन गया? 200 रुपये। इसी प्रकार ये है दोस्तों, मान लो कमीशन प्रति कस्टमर मिले, कितना हो गया? 20% से कितना हो गया? 25%। मतलब पहले 20 रुपये मिलता था, तो अब कितना हो गया? 25। अब ये कहता है कि उसके आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? इसका एक्सपेंडिचर या इनकम बोल सकते हो इसको, है ना। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये और ये पार्ट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आपको बताया मैंने, इसको उल्टा कर दो रेशियो को, तो ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20, है ना। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने पहले 20 रुपये कमीशन देती थी वो एक आइटम बेचने पर। जैसे मान लो उसने, किसने, डीलर ने एक, कोई भी जो बेचने वाला होता है, उसने एक मोबाइल बेचा, उसको दे दिया। जैसे अमेजन वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो अपने पास जो भी आप सामान मंगवाते हो घर पे आता है, उसको कमीशन मिलता है। वो अगर एक डिलीवरी करेगा तो उसको मान लो 20 रुपये मिल रहे थे पहले, सोच लिया। अब उसका क्या कर दिया उसने, कंपनी वालों ने, अमेजन वालों ने उसको 25 रुपये एक आइटम पर दे रहे हैं कमीशन, ठीक है। इसको कह दिया कि तेरे को 25 रुपये दे देंगे, आपको इतने ज्यादा सामान लेके जाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि अपने कस्टमर है उसको घटा दिया। उसने सोचा कि जो कस्टमर है उसकी संख्या को मैं क्या कर देता हूं? कम कर देता हूं, और पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे उसको कि जितना यहाँ पर लग रहा था पहले। देखो 20 रुपये एक को दे रहे थे, ये 25 कस्टमर थे, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 500। और 25 रुपये पहले दे रहे थे एक को बाद में,
और 20 कस्टमर हो गए तो यहाँ पर भी 500। तो ये तो दोनों बराबर रहने हैं, लेकिन इसने कस्टमर की संख्या को घटा दिया। देखो इसने पूछा है तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे सर 5 की कमी होगी किस पर, 25 पर, गुणा में 100%। बस 5 से काटा इसका 20% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये चीज देखनी है। बात समझ आ गई क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से करोगे आप बोलोगे सर 5%, इसको 5 रुपए एक व्यक्ति को कमीशन मिलता था, अब कितना कर दिया 4, लेकिन खर्चे पर इसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब 4 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये कस्टमर की संख्या है। तो आपको बताना है व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले 4 आदमी काम करते थे, अब कितने करते हैं दोस्तों 5। एक की वृद्धि होगी है, किससे वृद्धि हुई है, जो प्रारंभिक, देखो किससे हुई है वो देखना आप लोग, 4 से, गुणा में 100%, कितना आ जाएगा 25% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हो गई है। बस ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब अपने आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कल वाले बचे हुए थे वो मैंने आपको करवा दिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 5% बढ़ जाता है, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं, फिर अपने आराम से इसको सवाल को करते जाइए। देखो दोस्तों, आपके पास होता है आय इक्वल टू होता है खर्च, प्लस में क्या होता है दोस्तों, बचत होती है। भी आपके पास मान लो आपकी जेब में 500 रुपये है, या तो आप इसको खर्च करोगे या आपके पास क्या होगी, बचत होगी। समझ आई क्या। बचत का मतलब आपकी जेब में पड़े होंगे। आप बोलोगे सर हमने 100 रुपये की कोई रजिस्टर खरीद लिया या चॉकलेट खा ली या कुछ भी खा लिया, तो आपके बचत में कितने रुपए हो जाएंगे। देखो आप बोलोगे सर 400 रुपये, मतलब इन दोनों का खर्च और बचत का टोटल है ना, ये इनकम के बराबर होगा, जो इनकम आपके पास शुरुआत में थी, अगर आप हिसाब रख रहे हो तो। ठीक है, अगर आपको घर पर हिसाब देना पड़ता है, जैसे आपके पापा पूछ ले, मम्मी पूछ ले कि ये 500 रुपये दिए थे, इसने इसको कहाँ खर्च किए, तो आप बोलोगे सर पापा मैंने 100 रुपये की चॉकलेट खा ली थी और 400 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं। अगर आपने 300 रुपये खर्च कर दिए और 200 रुपये आपके पास जेब में होने चाहिए, अगर 300 रुपये खर्च करके आपके पास यहाँ पर 200 रुपये नहीं है, तो आपके पापा पूछेंगे बाकी कहाँ गए बताइए। तो आपसे हिसाब मांगेंगे ना, तब आप इसमें फंस जाओगे कि ये नहीं बता पाओगे ना गर्लफ्रेंड को खुआई है या किसको खिलाई है आपने। तो ये चीज़ें इसमें आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि इसमें जो भी आपको दिए हैं टोटल जितने भी रुपये आपके टोटल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आय है बराबर क्या आएगा, ये इनकम लिख दो। इसको क्या लिखोगे दोस्तों, ये इनकम हो गई। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर, और इसको क्या लिखोगे, सेविंग। क्या बात समझ आ गई क्या। अब इतनी ही चीज है, इसी पे अपने सवाल बेस्ड है, वो अपने करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये इनकम होगी दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और एक होती है सेविंग। मैंने आपको 3 चीज बताई है। ये अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो आपको परसेंटेज के साथ 60% के साथ देखो क्या लिखा है, वो चीज पढ़नी आनी चाहिए। 60% के साथ लिखा है आय का, इसका मतलब है आपको 60 बटे आप 100 लिखोगे, इसका मतलब ये 100 किसकी वैल्यू होगी, जो इसके साथ देखो क्या लगा है, किसके साथ तुलना कर रखी है, आय से तुलना कर रखी है, आय का या से, किससे, तो वो चीज आ जाएगी। तो आपने देखा कि सर ये 100 तो वैल्यू हो जाएगी किसकी, आय की, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ये होगी इनकम। इसका मतलब अगर 100 रुपये इनकम है तो आपने आय का 60%, तो 100 का 60% कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर ये तो आएगा 60, तो ये 60 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने बताओ। आप बोलोगे सर 60 रुपये खर्च कर दिए तो मेरी जेब में 40 रुपये होने चाहिए, नहीं तो पापा मेरे को डांटेंगे कि हाँ 40 रुपये कहाँ गए, इसका भी हिसाब देना है। अब कहता है ये पहली कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन थी। अब कहता है आय 20% बढ़ जाती है, तो ये रही आय, इसको 20% बढ़ा दो, तो 100 का 20% ऐसे निकाल के कितना आएगा, 20 आएगा, इसको इसमें जोड़ दो, या फिर 100 का सीधा 120% निकाल दो, ये भी बात सेम है। ठीक है ना, इसको कट जाएगा तो 120 आ जाएगा, तो 20% ये बढ़ गई। खर्च 5% बढ़ा है, तो इसका 5% बढ़ाओ, तो 60 का 105% निकाल दो, या 60 का 5% निकाल के 60 में जोड़ दो। देखो 0 से 0, 5 दुए 10, 5 से कटा 21, 2 तिया 6, 21 तिया 63। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला, इसने ये पूछा कि ये कितने % वृद्धि हुई है या कमी हुई है, यही पूछे ना, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे सर अब मेरी इनकम थी इस मंथ की 120 रुपये, मान लो आपको घर से पॉकेट मनी मिली 120 रुपये,
आपने 63 रुपये खर्च कर दिए अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाने में, शॉपिंग करवाने में, आपने इतना खर्च कर दिया। ठीक है, आपके पास कितने बचेंगे जेब में, शाम को कितने होने चाहिए? 120 में से 63 माइनस करो, 37, 47 और 57, इतने रुपए होने चाहिए आपके पास। आप बोलोगे सर पहले मेरे पास 40 रुपए बचते थे, अब 57 रुपए बच रहे हैं, कितने की वृद्धि हो गई है यहाँ से यहाँ पर? इसने पूछा सेविंग में कितना क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो सेविंग पहले कितनी थी 40, अब कितनी है 57, तो 17 रुपए की वृद्धि हो गई है। किससे? 40 से। 40 से बढ़कर हुए ना, गुणा में 100%। बस अब इसको काटो, 0 2 ये 5, 17 5 85 और बटे में 2%। इसको काट दो, 2 चौके 8 और 82 से ही 1/2% की क्या आ गई इसमें? 42 ही, सॉरी 82 नहीं 42, 42 एंड 1/2%। तो अब ये मैंने पूरा का पूरा सवाल आपको अच्छे तरीके से आराम से करवा दिया है। अब अपने नेक्स्ट सवाल करेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब देखो एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात, तो आपने लिखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितने है दोस्तों? 3 रेशियो कितने है? 2 है। लेकिन आपको इसमें इनकम नहीं दी। आप बोलोगे सर अब की बार तो हम फंस गए, लेकिन इसने बोल रखा है आय में 25% वृद्धि होगी। बताओ, खर्चा आपने 3 रुपए किया, बचत आपने 2 रुपए की, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो। समझिए क्या? इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बताया था ना मैंने अभी इससे, तो ये आ गई 5 रुपए। अब आपको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सभी के साथ 000000 लगा सकते हैं। अपने अनुपात में पता है ना, सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने सभी में 100 से गुणा कर दिया। अगर इस संख्या को मैं 50 से गुणा कर रहा हूं तो सभी पूरे अनुपात को 50 से गुणा करना पड़ेगा। इसको मैं 10 से भाग दे रहा हूं तो इसको पूरे अनुपात को 10 से भाग देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने ये 0000 इसलिए लगाई है ताकि ये 25% है, तो मेरी डायरेक्ट पॉइंट्स में इसकी कैलकुलेशन ना जाए। ठीक है, इसको सिंपल करने के लिए। अब बताओ 25% किस में वृद्धि हुई है? आय। ये कितनी है इनकम? 500। तो 500 में 25% वृद्धि कर दो, इसमें कितनी आएगी दोस्तों? तो 500 का 125% निकाल दो। देखो वृद्धि करनी है तो 125 निकाल दो, कमी करनी है तो 100 में से घटा दो। 125 को करेंगे तो ये आ जाएगा 625। इसी प्रकार खर्च में 20% बढ़ जाता है, आपने बढ़ा दिया, तो 300 का कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों? 120% कर दो। तो 12 तिया 36, 360 रुपये। बताओ 625 रुपये इनकम, 360 रुपये खर्च कर दिया। आपकी जेब में कितने होने चाहिए अब बताओ? आप बोलोगे सर 625 में से 360 माइनस कर दो तो कितना आएगा? ये आ गया दोस्तों 5, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, तो 265 रुपये आपके पास जेब में होने चाहिए। देखो पहले आपके पास पिछले मंथ बचते थे कितने? 200 रुपये। अब कितने बच रहे हैं? 265। कितने की वृद्धि होगी? आप बोलोगे सर 65 की। किससे वृद्धि हुई है? 200 से बढ़कर हुए हैं। गुणा में किससे बताना है? 100 में से कितनी बढ़ी है? 0 से 0। 65/2% कितना आएगा? 32 सही 1/2%, या इसको ऐसे लिख सकते हो 32.5%। बस ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या सभी को? चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। अब देखो ये सवाल सेम है, बस इसके अंदर मैं आपको रेशियो बनवा देता हूं, उसके बाद आप इसको कर लेना। एक व्यक्ति का खर्च उसके बचत का, अब देखो इसको अटैच करना आना चाहिए। किसके साथ अटैच है? किसका है? बचत का। तो मतलब आपका खर्च एक्सपेंडिचर बराबर किसके? बचत का 3/2 गुना है। तो बचत क्या हो गया? सेविंग का 3/2। ठीक है ना, ये जो भी बोला है इसका मैंने इक्वेशन बना दिया। एक व्यक्ति का खर्च उसके बचत का 3/2 गुना है। देखो ये खर्च उसकी बचत सेविंग का 3/2 गुना है, मतलब इसके बराबर है। यहां से ई और एस का रेशियो निकालो, ई और एस का, तो 3/2 आ गया। इसका मतलब ई आ गई एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों? 3 रुपये। सेविंग कितनी है? 2 रुपये। इनकम कितनी हो जाएगी? 5 रुपये टोटल। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? आप बोलोगे सर समझ में आ गई। अब अगर आपको इसको सोल्व करना है तो 0000 और 00 इसमें लगा लो। तो इसमें अब आय में वृद्धि करनी है, खर्च में वृद्धि करनी है। इसमें आपको पूछा कितना परसेंटेज वृद्धि होगी या कमी होगी, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखो, 3 तरीके के सवाल बनते थे इसमें, तीनों मैंने बता दी। एक चौथा तरीका और है, यहाँ पे प्रतिशत में दे दे।
देखो एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का 33 से ही 1/3% है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1/3 लिख सकते हैं क्या। अब ये सवाल 1/3 लिखते पीछे वाला सवाल बन गया। ध्यान से देखो, उसने बोला था 3/2 गुना है, ये 1/3 गुना है बस। तो बचत सेविंग है वो खर्च का एक्सपेंडिचर का 1/3 गुना है। यहां से रेशियो निकालो, S/E बन जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है ना तो ये भाग में ले गया मैं, बराबर में 1/3 बच गया। S की वैल्यू 1, E की वैल्यू 3, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम कितनी आ जाएगी टोटल, ये आ गया दोस्तों 3, ये कितना आ गया 1, और ये टोटल कितना हो जाएगा 4। अब इसको 400 कर लो, इसको 300 कर लो, और इसको क्या कर लो दोस्तों 100 कर लो। अब जो भी वृद्धि जिसमें करवा रहा है वैसे वैसे करके आप आंसर निकाल देना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया, पहले क्या दिया होगा आपको, रेशियो दिया होगा सिंपल। दूसरे तरीके में आपको मतलब 3/2 गुना दे दिया, इस प्रकार की चीज भी दे सकता है, या 1/5 गुना दे दिया, रिलेशन देगा वो आपस में, है ना। तीसरे तरीके में आपको प्रतिशत के अंदर दे दिया। चौथा तरीका, एक तरीका और था इसमें, पीछे देख लो आप कि कौन सा तरीका आपको इसमें दिया हुआ था। या आपको सीधी पेमेंट दे सकता है कि आगे आएगा सवाल, उसको भी अपने देख लेते। चलिए नेक्स्ट पे, ये रहा, एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 है, तो ये इनकम होगी 13,000 है दोस्तों 500। खर्च कितना है 9,000 है, तो एक्सपेंडिचर हो गया कितना 9,000। सेविंग कितनी है, अब ये आपको कितनी आय की सेविंग है, आप बोलोगे सर 13,500 में से 9,000 खर्च कर दिए तो बचेंगे कितने 4500। अगले साल उसकी आय 14% बढ़ गई, खर्च 7% बढ़ गया। देखो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, ठीक है ना। तो आप क्या करो, यहां पर इसका रेशियो निकाल लो, काट दो इसको, 15 में 135, 15 छिके 90 और 15 तिया 45, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 3 तिया 9। इनका रेशियो आएगा दोस्तों 3:2 कितना 1। यहाँ 100 लगा लो सभी के साथ बस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अब इसमें 14% वृद्धि हो रही है, 14% वृद्धि कर दो। इसमें 7% वृद्धि हो रही है, 7 कर दो। इसका पूछा है क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, वो आपको बताना है। देखो सेम क्वेश्चन बन गया ना। चौथा तरीका यही था, अमाउंट दी होती है। चलिए दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया है, उस पर अपने चलते हैं। आपको बातें समझ में आ रही होगी। एक व्यक्ति के भोजन, किराए और अन्य पर खर्च का अनुपात इतना है। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तीन चीजों का रेशियो बना रहे थे, लेकिन ये इन दोनों का योग इसके बराबर होता था अब तक जो सवाल कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें इसने दे दिया फूड पर खर्च करता है, ठीक है, और किस पर, रेंट पर खर्च करता है, किराए पर, और अदर पर खर्च करता है, अन्य खर्च। इनका रेशियो दे रखा है 2:3:5। इसको 200, 300 और ये कितना कर लो 500, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अगर आपका टोटल खर्च निकालोगे आप कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, तो ये सभी का योग इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें तो ये दो चीज थी, इन दोनों का योग इसके बराबर था, है ना। लेकिन इसमें अलग अलग चीज दे दी, 200, 300, 500 और 500 1000। इसका मतलब आपका टोटल खर्चा कितना हो गया एक महीने का दोस्तों 1000 रुपये। अब कहता है खर्च क्रमशः 10%, 20 और 10% बढ़ जाता है। बढ़ा दो इसको, ये 10% बढ़ गया, ये 20% बढ़ गया, और ये कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। तो आपको क्या पूछा है, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये खर्च था, ये 1000 रुपये होता था, अब बताओ कितना होता होगा, निकालो। 200 का 10% कितना आएगा दोस्तों, 200 × 10/100 करोगे, या 200 का 10% वृद्धि हुई है ना खर्च में, ये देखो वृद्धि हुई है, 110 निकाल दो, तो ये आ गया दोस्तों 220। ये कितना आ जाएगा, 300 का 20% 360 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। 500 × 110/100 कर लो। अब यहाँ पर इसको जोड़ो, 500, 300, 800 और 200 1000, 20 और 60 80 और 50 130, तो ये हो गया दोस्तों 1130 रुपये टोटल खर्चा। बताओ 1130 हो गया, पहले 1000 होता था। कितने की वृद्धि हुई है खर्चे में, 130 रुपये की। किससे हुई है, 1000 से। अब देखो नीचे कौन सा आता है जिससे तुलना करते हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, जो पहले क्या था। अब तो 1130 हो गया, पहले कितना खर्चा था 1000, अब कितना हो गया 1130। कितने की वृद्धि हुई 130 की। किससे हुई है वृद्धि, 1000 से, गुणा 100 में से बताओ कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया दोस्तों 13%।
तो 13% इसकी क्या हुई है, वृद्धि। इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या? अब दोस्तों इसका एक तरीका और हो सकता है, लेकिन वो तरीका सेम ही है। जैसे मान लो मैंने लिखा था 200, 300 और यहाँ पर लिखा था 500। अगर इस चीज को अपने आप इसका बोलते कि सर 10% निकाल लेते हैं, है ना, आपको तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना, तो यहाँ पर तो पता था आपको कितना है टोटल। 1000 से बढ़ता जो भी वृद्धि होती है वो वृद्धि पता चल जाती कि कितने की वृद्धि हुई है। 10% इसका कितना आएगा, 20। इसका 20% कितना आएगा, 20 दिया 60। इसका 10% कितना आएगा, 50। अब देखो ये वृद्धि वृद्धि है ओनली, है ना, अमाउंट नहीं बनी टोटल। 20 और 60, 80 और 50, 130। तो 130 की वृद्धि हो गई है। अब 130 की वृद्धि हुई है किससे, 1000 से, और गुणा में 100 में से बताओ कितनी है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13% इसकी वृद्धि आ जाएगी। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों किया, ये वृद्धि प्रतिशत पूछा था आपको ये निकालना, इसलिए मैंने ये वृद्धि भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में, अब ये सवाल सेम है फूड पर, रेंट पर और अन्य पर, अदर पर। तो 100, 200, 300 मैंने कर दिया। इसका 50% निकाल लो डायरेक्ट, कितना आएगा, 50। इसका 20% कितना आएगा दोस्तों, 40। इसका 10% कितना आएगा दोस्तों, 30। देखो टोटल कितना था यहाँ पर खर्चा, 3 और 2 5 और 1 600 रुपये। 600 रुपये था ना, 600 रुपये लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पर ये वृद्धि वृद्धि है, इसने पूछा है वृद्धि प्रतिशत बताओ। ये देखो वृद्धि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, आपको वृद्धि प्रतिशत बतानी है। बताइए इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो आप बोलो सर 40 और 50, 90 और 30, 120 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालोगे तो क्या लिखोगे, कितनी वृद्धि हुई है, 120 की। किससे हुई है, 600 से, गुणा में 100%। बस इसको काटो, 6 से काटा 20, तो 20% की इसमें क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी दोस्तों। एक लाइन का सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 25% अन्य पर खर्च करता है, 10,800 रुपये बचाता है, उसकी आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ये अपना टाइप चेंज हो गया है। अब ये टाइप कौन सा है, ये शेष वाला सवाल है कि शेष का इतना, शेष का इतना, शेष का इतना। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पहले एक बढ़िया तरीके से, फिर अपने इस क्वेश्चन को आराम से करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती कि ये चीज़ें सर चीज़ें कहाँ से आई है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे मान लो आपके पास 100% रुपये थे, 100 रुपये या 100% पैसे थे, ठीक है। इसमें से 100% लिखो या 100x लिखो या 100 लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज़ें चलती है। जैसे 100% था, मैंने कह दिया इसमें से मैंने क्या किया, 20% धन है जो कपड़ों पर खर्च कर दिया। किस पर, क्लॉथ्स पर, कपड़ों पर। तो आप 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20% आएगा, आएगा ना। देखो 100% का 20% मतलब 20/100, 100 से 100 कट गई, ये परसेंट इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चलेगी सारी कैलकुलेशन। तो रिमेनिंग कितना बचा, शेष। आप बोलोगे सर 80 बच गया। अब कहता है कि जो रिमेनिंग बचा है शेष का, तो शेष का मतलब हो गया जो शेष बचा ना उस रकम का आपने को निकालना। जैसे मान लो आपको बोल दिया 10% आपने रेंट पे कर दिया, तो यहां पर क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा रेंट पे करने के बाद। तो 10% आपने कर दिया तो ये कितना बचेगा, 90% बचेगा ना। ये देखो टोटल 100 होना चाहिए, ये 80% है, ये टोटल 100% के बराबर चलेगा। फिर 80 का 10% कितना आएगा, 8%, ठीक है ना, 80% का। तो यहाँ कितना बचेगा, 72%। ये निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि 80 में से ये 8 घटा दो, ये बचेगा। या 80 का 90% बेहतर आ जाएगा। समझिएगा क्या बात है। अब ये रिमेनिंग का कहता है कि शेष का मान लो 25% किस पर कर दिया आपने, फूड पर खर्च कर दिया, खाने पर। तो यहां पर क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा रिमेनिंग, 25 ये है तो 75 ये बचेगा। तो 25% मतलब 1/4, तो 18% आपने इस पर खर्च कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18 गुना ये 54 बचेगा। इसका 3/4 निकाल लो, चीज बेसिक घटा लो आप। आगे इस प्रकार चलता जाएगा, यहाँ पर खर्च कर दिया तो यहाँ रिमेनिंग बचता जाएगा। इस प्रकार ये चेन बढ़ती जाती है। क्या बात समझ में आ गई क्या दोस्तों। चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि कैसे अपने को करना होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का भोजन पर खर्च करता है, कितना, देखो 100 रुपये है मान लो, मैं परसेंट लिखने के बजाय सीधा 100 रुपये ले लेता हूँ टोटल खर्च। इसमें से ये कहता है फूड पर खर्च करता है कितना दोस्तों, 20। तो 100 का 20% कितना आएगा, 20।
तो यहाँ पर रिमेनिंग शेष कितना बचेगा? आप बोलो सर 20% खर्च कर दिया तो 80% बचेगा, तो 100 का 80 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, या 100 में से ये 20 घटा दो 80 बच जाएगा। फिर कहते हैं कि शेष का, अब बताओ ये तो फूड का है, शेष का कौन सा है? ये रहा शेष जो रिमेनिंग बचा है, इसका 10% है, तो इसका 10% ये कहता है किराए पर मतलब रेंट पर खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 90%। तो इसको आप लिखोगे रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग आ गया। समझ आई क्या बात है? तो 10% कितना आएगा? 8%। अब कितना बचेगा? 72%। ठीक है ना। अब फिर आता है कि शेष का 25%, तो बताओ ये शेष है या ये शेष बचा है? अब जो शेष बचा है ये शेष नहीं, इसका तो अपनी कैलकुलेशन कर ली। अब कहता है कि अब जो शेष बचा है उसका 25% किस पर है? अदर पर खर्च करता है, इसका 25% है, तो यहाँ पर 75% बचेगा। कितना आएगा? 1/4 मतलब 18%। ये कितना बचेगा? 54%। तो ये अब क्या बचा है? रिमेनिंग। अब कहता है 10,800 रुपये बचाता है लास्ट में, तो लास्ट में रिमेनिंग कौन सी बची है? ये पार्ट बचा है, इसका मतलब ये 54% की वैल्यू है बस 10,800। आपको क्या पूछा है? उसकी आय, तो बताओ आय 100% निकालोगे क्या? आप बोलोगे सर सही है, 10,800 बटे 54 इंटू में क्या आ जाएगा? 100%। ये आय निकाल दो, 54 दूना 108 मतलब ये आ गया 20,000। तो इसकी टोटल इनकम कितनी आ गई दोस्तों? 20,000। अब इस तरीके के सवाल से आपको मैं ये तरीका क्यों बताया, आपको पूछा आय, आपने 100% निकाल दी, आपको वो पूछता कि रेंट पर कितना खर्च किया, तो आप डायरेक्ट 8% निकालते। ये देखो रेंट पर कितना है, यहां देखते, देखो ये रहा रेंट पर कितना है? 8%, तो आप सीधा 8% निकालते, क्योंकि आपको पता चल गया 54% इक्वल टू कितना है? 10,800। अब आपको जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। आपको पूछता कि जैसे मान लो अदर पर कितना खर्च किया उसने, 18%, ये रहा, तो आप 18% निकालते। अगर आपको पूछता फूड पर कितना खर्च किया, ये सॉरी 20% लगा लो इसके साथ, चलो सभी में परसेंटेज चल रहा है तो ठीक है। फूड पर कितना खर्च किया? 20%, तो आप सीधा 20% निकालते। इतने की वैल्यू इतनी, तो 20 की वैल्यू कितनी, बस। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये तरीका कि इसमें आपको कोई भी चीज पूछेगा वो आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो आपको यहां से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में, बाकी इस क्वेश्चन को अपने सीधा के सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी इनकम थी आपके पास x, ठीक है, x रुपए टोटल इनकम थी आपकी, या आई लिख लो इसको आई, इसका आपने 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80%, है ना। अब कहते हैं शेष का 10% किराए पर खर्च कर दिया, ये शेष है ना, रिमेनिंग 20% तो आपने खर्च कर दिया, तो इस रिमेनिंग का 10% किराए पे खर्च किया, तो बचा कितना? 90। अब आपने यहाँ पर बचत वाले लिख रहे हैं, शेष वाले क्यों? क्योंकि आगे इसने शेष का बोला है, सभी में देखो शेष का बोला है, इसलिए शेष निकाल रहे हैं। शेष का 25% अन्य पर खर्च कर दी, तो बचेगा कितना? 75%। अब ये कहता है ये खर्च करने के बाद इतना बचा है, आप बोल रहे हो इतना बचा है, तो इसके बराबर कर दो, बस यहाँ से सोल्व कर लो, ये भी एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, ये इनकम लिख दी मैंने, ठीक है, 20% भोजन पर, तो 80% किस पे करेगा? रिमेनिंग बच जाएगा इसका। अब कहता है शेष का, तो शेष यही बचा, तो शेष का 50% किराए पे, तो 50% बच गया, 100 में से 50 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 50। अब जो रिमेनिंग बचा है, देखो शेष का इसने बोला है, तो ये शेष है दोस्तों, इसका 30% अन्य पर, तो बचेगा कितना? 70। लेकिन ये कह रहा है इतना बच रहा है टोटल है, ये कह रहा है 6300 बच रहा है। यहां से इसको सोल्व करो, आई की वैल्यू निकालनी है, आय निकालो। किराए के रूप में पूछा है, तो किराए के रूप में निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। किराए का रूप में कहां पर है? ये रहा, यहां पर। कौन सा? पहला पार्ट हल करना है, फिर ये दूसरा पार्ट यहां पर आएगा किराया, तो इतने इतने की वैल्यू निकाल देंगी। इनकम निकालनी है, तो इनकम तो आप यहां से सोल्व करके निकाल लोगे। अगर आपको यहां से क्या निकालना है? रेंट निकालना है, एक्सपेंडिचर रेंट का, तो आप क्या करोगे? आई इंटू 80% इंटू 50%, ये निकाल दो, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास जो भी चीज आएगी, आई आएगी, उसका 80% निकाल दो, 80 इंटू 50, ये चीज कर दो, क्योंकि यहां से आप आई निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो 1 2 3 2 3, ठीक है, यहां से 15 7 5 35, और 35 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? चलो 35 7 को काट लो, 7 नहीं 63, ये आ गया 900, 5 8 40,
5 8 40, इसका मतलब है यहाँ पे बनेगा 40। तो 0 से 0 काट दो, ये 4 से इसको काटा 25, और 25 को इससे गुणा करो, 25 नहीं में 225, तो 22,500 आ जाएगा। अब इसमें आप यहाँ रख लो चाहिए 22,500 का 80% मतलब 8/10 कर लो, ये 5/10 कर लो, बस इसको काट लो, 2 0 से 2 0, इसको गुणा कर लो, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो क्या करोगे, बोलो आप क्या करोगे? दूसरे तरीके से करोगे तो आप ऐसे करोगे, 100 वैल्यू थी, इसमें से इसने क्या किया 20% फूड पर, तो आपने 20 सीधा निकाल दिया, बचेगा कितना 80। यहाँ पे रिमेनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये रिमेनिंग ही बचा है। अब जो रिमेनिंग बचा है उसका 50% मतलब 80 का 50% मतलब आधा 40 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 80 में से 40 गया 40 रिमेनिंग बच गया। अब कहते हैं शेष का 30%, तो शेष का 30% इसने किस पे खर्च किया है अदर पर, तो ये 40 का 30% मतलब 12, बचेगा कितना 28। अब ये रिमेनिंग है लास्ट में। अब बताओ इसके पास कितना बचा है, आप बोल रहे हो 28 बचा है, ये बोल रहा है 6300 बचा है। अब आपको जो पूछा है इनकम पूछी है, कितने की वैल्यू निकालोगे 100 की, तो आप इसको करोगे 6300 बटे 28 गुणा में 100 करोगे ना ऐसे, इसको सोल्व, ये इसके नीचे जाता है, गुणा में जो वैल्यू आती है निकालनी होती है वो। ये तो हो गया पहला। अगर आपको पूछा किराए के रूप में, बताओ किराए के रूप में आपने ये पे किया था, तो कितने की वैल्यू निकालोगे 6300 बटे 28 गुणा में क्या रखोगे 40, क्योंकि 40 रेंट की वैल्यू है, तो ये 40 निकाल दो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आगे क्या बात समझिए, तो मैंने आपको दोनों के दोनों तरीके इसमें समझा दिए। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराए पे, शेष का 25% यातायात पर और शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है, तो 10,800 बचाता है, तो यातायात पर खर्च किया धन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैंने आपको 2-3 तरीके से बढ़िया तरीके से समझा दी। ओके दोस्तों, चलिए एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर, 30% विविध पर खर्च करता है, यदि वह 12,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय बताइए। दोस्तों जो भी पीछे वाला सवाल किया और ये सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें बोला था शेष का, ना शेष का मतलब जो बच गया ना उसका वो परसेंटेज निकलवा रहा था, समझ गए क्या? जैसे मैंने बोला 100 रुपये इनकम थी, 100 में से मैंने मान लो 20 रुपये का मान लो मोबाइल रिपेयर करवा लिया या कोई रिपेयर करवा लिया 20 रुपये, तो मेरे पास बचेंगे कितने, रिमेनिंग 80, है ना? तो जो पीछे वाले सवाल कर रहे थे उसमें वो इससे कैलकुलेशन करवा रहा था, रिमेनिंग जो शेष बचे उस पर, उसका वो परसेंटेज निकलवा रहा था कि इसका इतना परसेंट मैंने ये किया है, फिर यहां पर जो बच रहा है उसका इतना परसेंट मैंने ये किया है, समझ गए क्या? लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि ये रिमेनिंग का, इसने बोला है आर अपनी आय का मतलब 10%, कोमा लगाया, कुछ नहीं बोला 20%, 30%, तो ये सारे के सारे परसेंटेज अपने डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे परसेंटेज इससे अटैच है ना? आय का जैसे अपने ब्रैकेट में होता है ना, इस प्रकार सारी की सारी चीजें इसके साथ गुणा में होती है, सारी की सारी चीज इसमें गुणा में होती है। जैसे अपने करते हैं ना 2 इंटू मान लो 5x + 6 है ना, आप कहते हो कि ये 2 है ना, दोनों के साथ गुणा है, मतलब इस पूरे के साथ अटैच है, 2 5 10 करते हो, 2 6 12 करते हो। इसी प्रकार अगर आय का बोल दिया, रिमेनिंग ना बोले, तो ये तीनों चीजें इसके साथ अटैच है, मतलब आय का 10% भोजन पर, आय का 20% किस पर, किराए पर, आय का 30% विविध पर। तो आय आपने मान लो 100 मानी है ना, तो 100 का फूड पर कितना 10%, तो 100 का 10% 10, किस पर है, किराए पर, तो आप कह रहे हो 100 का आय का कितना 20%, तो 100 का 20% 20। इसी प्रकार विविध पर कितना, तो विविध पर आप कह रहे हो कि सर आय का 30%, तो ये 30, तो ये सीधा देखो जुड़ रही है, सीधा देखो 20 30 50 और 10 60, तो मतलब 60% आपने खर्च किया 60 रुपये, तो बचेंगे कितने, 100 में से 60 खर्च कर दिया 40 की वैल्यू आपको दिया 12,000, ठीक है ना? ये तो था पूरा का पूरा समझाने के लिए। अब अगर अपने इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे तो सीधा आपको बस ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा दोस्तों, कि जो भी इस प्रकार का अगर शेष के अलावा क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या करना होगा, उसको सीधा अपने जोड़ते जाएंगे, और जहां पर भी शेष बोलेगा उसी तरीके से अपने वहां पर इसको रोक लेंगे, ठीक है ना? फिर अपने शेष से अपने कर देंगे उसकी। अब इसने आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर, 30% इस पर, तो आप 10 20 30 और 30 60% आपका खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना दोस्तों, कितना 40%।
इसने बचत ही तो दी है आपको, कितनी 12,000। आपको पूछा आय बताओ तो 100% की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी दोस्तों 12,000 बटे में 40 इंटू में 100%, 40 दिया 120 300, ये आ गया दोस्तों 30,000। तो इसकी इनकम कितनी आ गई 30,000। अगर खर्चा पूछते तो 60% की वैल्यू निकाल देते, क्योंकि 40 की वैल्यू 12,000 तो 60 की निकालनी होती, तो 12,000 बटे 40 और गुणा में जिसकी निकालनी है मतलब 60, 3 3 6 18,000 तो आपके हो गए खर्च हो गए। देखो 18 और 12 30 टोटल बन गए ना खर्चा हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ए का आय बी की आय से 15% ज्यादा है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी और ए की आय के बीच में इतना अंतर है तो बी की आय ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों अब ये अपना टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए की आय बी की आय से, अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको चलो इससे पहले अपनी एग्जांपल लेते हैं कोई। जैसे मैंने बोला ए की आय बी की आय से, मैंने बोला ए आय बोलो चाहे कुछ बोलो, ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। ध्यान से समझना, इससे अगर आप ये समझ गए तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का बढ़िया हो जाएगा कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, ये एक लाइन दी है, इससे आपको बनाना है क्या बनेगा। अब मैंने बताया था आपको कि तुलना देखो कहां हो रही है इसमें, कि ए है वो बी से 20% ज्यादा है। किससे? बी से। आपको बोला था ना कि ध्यान देना किससे, आपको ऐसे सवाल पूछना है किससे या किसका, किससे या किसका। ये बोला बी से, मतलब किससे? बी से। तो बी को मान लो आप 100, और 100 ही क्यों माना? क्योंकि 20 को अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 आएगा। या तो 100 ले लो, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। अब ये अधिक है मतलब प्लस करोगे तो 100 में 20 जोड़ोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, या इसको फ्रैक्शन करोगे तो 5 आएगा तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, प्लस इसमें 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा तो ये की वैल्यू हो जाएगी, रेशियो बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 120। अब ये तो ये लाइन दी थी, अगर मैं पूछता तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, जो जिससे तुलना करनी होती है वो नीचे आता है। मैंने आपको एक बात बताई है, देखो बी से तुलना करनी थी तो बी नीचे आ रहा था, तो बी की वैल्यू मानी थी अपनी नीचे वाली, देखो। ठीक है, अब ये निकालो कितना आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे जैसे मान लो ए के पास 100 रुपये है और बी के पास मान लो 250 रुपये है। आपको मैं पूछता कि बताओ ए के पास कितने रुपए, आप बोलते 100 रुपये, बी के पास कितने रुपए 250 रुपये। अगर मैं ये पूछता ए के पास बी से कितने रुपए कम है, आप बोलते सर इसमें से घटा दो 150 रुपये कम है। या मैं ये बोलता कि बी के पास ए से कितने रुपए अधिक है, बी के पास ए से कितने रुपए अधिक है, तो आप बोलते सर 150 रुपये अधिक है। और इसके तरीके से बोलता कि ए के पास बी से कितने रुपए अधिक है या कम है, तो आप बोलते सर 150 रुपये कम है। लेकिन देखो ये मात्रा है ओरिजिनल नंबर, ये तो क्या हो गया नंबर्स में बराबर होता है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अब देखो या ये क्वेश्चन पूछा ए बी से 20% अधिक है, इसी चीज को मैंने ये लिखा है, इसी चीज से अपने ये बनाएंगे बी ए से कितने % कम है। देखो परसेंटेज सेम आता है क्या 20 के, देखते हैं अपने, है ना। क्योंकि जब अपने तैयारी नहीं करी होती तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये 20% अधिक है तो वो 20% कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता परसेंटेज में। ठीक है ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बेस वैल्यू होती है जिससे तुलना करते हैं वो बदल जाती है, उसके कारण इसमें डिफरेंस आ जाता है। देखो बी ए से कितने कम है, पहले तो देखो कम कितना है, आपको पता है डिफरेंस कितना है इसमें 20, आपने लिख दिया 20। कितना कम है 20, किससे? ए से। किससे दोस्तों? ए से। तो मतलब नीचे कौन आएगा? ए कितना है 120, और गुणा में 100 में से बताओ कितना होगा। समझ आई क्या बात है? ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपने पूछते कि ए बी से कितने % अधिक है, 20%, ये 20% दिए अपने, ये निकालते तो आप बोलते कि 20 अधिक है सर ए, किससे? ए 20 अधिक है किससे? बी से। ठीक है, किससे? बी से, तो बी वाला नीचे आता, गुणा में 100%। अब इसमें ए से तुलना हो रही है तो ए का नीचे आएगा, बी की तुलना हो रही है बी से तो बी से बी नीचे आ गया। देखो अब इसका तो देखो 20% आ गया था, ये दिया हुआ था, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो 20 के 120, इसको सोल्व करोगे तो 16 से 2/3% क्या आएगा? कम आएगा, मतलब इतना कम है ये। अब देखो दोनों चीजें अलग अलग आ रही है, लेकिन ये क्वांटिटी दोनों में सेम है। देखो इसमें भी 20 लिखा है आपने प्लस माइनस, है ना, ये वाली वैल्यू चेंज होने के कारण ये कम ज्यादा हो गया। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये क्वेश्चन आपको डिपेंड है इस पे।
ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। किससे? बी की आय से। तो बी की 100 है तो ए की कितनी होगी दोस्तों? 115। बी की आय सी की आय से 10% कम है। देखो बी की आय सी की आय से 10% कम है, ये पहली लाइन है। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो बी और सी का, तो आप नई लाइन ले लो, इसमें रेशो बना लो या इसका रेशो लिख लो। यहाँ पे कितना आएगा काटोगे तो? आप बोलो सर 20 से काट दो 5 बार और ये 23 से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको रफ करके लिखूं, क्या लिख सकते हैं अपने? क्या लिख सकते हैं? यहाँ आ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा 20। तो चीज तो सेम ही है ना, क्योंकि 15/100, 5 तिया 15, 5 से काटा 20, ये 20 से कितना हो जाएगा? ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 23, है ना? या 100 से 115 लिखो, बात है सेम ही है। अब ये बी की ए के साथ तुलना थी, अब बी की सी के साथ तुलना कर रहे हैं। अपने करके देखते हैं ना, तुलना अलग अलग है। आप देखते हो कि एक आपका भाई है, एक आपकी बहन है ना, एक आपके मामा है। तो आप तुलना करते हो कि वो उससे भाई मामे से कितना छोटा है और बहन मामे से कितनी छोटी है, या मामा भाई से कितना बड़ा है। इस प्रकार तुलना करते हो ना अलग अलग से। तो ये तुलना दी हुई है कि किस बी की, पहले देखो ए के साथ तुलना दी थी, ये देखो इन दोनों की। अब बी की सी के साथ तुलना दी है, कितने कम है? सी से 10% है। इसका मतलब सी का अगर 100 है, इसका 10% इससे कम है बी, तो इसका रेशो बना लो, कितना आ जाएगा? 9/10 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9:9/10 आ गया। अब देखो बी 20 है, यहां पर 9 दिखा रहा है, लेकिन बी तो सेम होना चाहिए ना, ये भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की है। अब इन दोनों को सेम करने के लिए आप उल्टा n बना लो, इस प्रकार गुणा कर लो। 23 में कितना होता है? 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 23 में 207 होता है, तो ये 207 है। या 20 में 180 और 20 दाए 200। अब देखो दोनों का, तीनों को अगर 15% निकालोगे ना, इसका इसमें जोड़ोगे तो ये 207 आएगा। बी का सी के 10% कम करो, इसका 10% निकालो, 200 का 10% 10 20 आएगा, है ना? 20 घटाओ कितना आ गया? 180। अब रेशो बन गया तीनों का एक साथ। अब अपने ये दिया हुआ है ए और सी के बीच में 350 रुपए का अंतर है। बताओ ए और सी के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। लेकिन ये कह रहा है 350 का अंतर है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। आपको क्या पूछा है? बी की है कितनी है? 180। 180 की वैल्यू निकाल दो, तो 50/1 गुणा में 180, 18 5 90। तो ये आ गया दोस्तों 2000। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट में, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो बी हो गया 100, ये हो गया 130। ठीक है। बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो किसकी आय से? बी की आय सी की आय से। किससे? सी। तो सी का मान लिया 100, तो इसका कितना हो जाएगा? 80। कम है ना? बी की आय सी से कम है 20%, तो आपने लिख दिया। यहां से रेशो बना लो। ठीक है। अब रेशो कैसे बनेगा? 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया था, ये एक 0, क्योंकि ये अनुपात इस प्रकार कट रहे हैं, ये इससे नहीं कटी है, ये इससे कटी है, ये देखो इससे, और ये अनुपात इससे कटा है। ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। अब इसका उल्टा एन बना लो, या फिर आपको पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट पता है कि ये खाली जगह पड़ी है, इसका पड़ोसी कौन है? 8, तो ये आ गया 8। ये खाली जगह पड़ी है, तो इसका पड़ोसी कौन है? ये 10, तो ये 10 आ गया। अब इसको गुणा कर दो, 13 8 104, 10 8 80, और 10 को 10 से किया तो 100 आ गया। अब ए और सी के बीच में अंतर 800 है। बताओ कितना अंतर है? 4। तो 4 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 200, क्योंकि 4 इसके भाग में आएगा ना। किसकी पूछी है? बी की आय। बी की आय कितनी है? 80, तो 80 पार्ट निकाल दो। 80 इंटू कितना आ जाएगा? 200। ठीक है ना? तो 8 दूनी 16, तो 16,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम सवाल था, मैंने आपको करवा दिया। अब ये क्वेश्चन है, यदि डी की आय, अब की बार डी की आय दे दी। देखो ए बी सी डी, इन सभी का इसी प्रकार रेशियो बनेगा। देखो ए का बी के साथ बनेगा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में बी और सी का बनेगा, तीसरी लाइन में किसका बनेगा? सी और डी का। चलो ये बता देता हूँ, 3 वाला है ना। देखो 20% कम है, किससे? बी से। इसको तोड़ो, 20 का मतलब 20/100 करेगी, 1/5 कम है, तो इसकी 5 है, तो इसकी कितनी आएगी? 4। बी और सी का बनाना है। अब दूसरी लाइन में बी और सी का यहाँ और यहाँ आएगी चीजें, बढ़ाओ। 25% कम है, इसका मतलब 1/4, 4 से 1 कम मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा बढ़ाओ, सी और डी का 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 1/5, मतलब 5 से 1 ज्यादा 6 हो जाएगी। तो अगर डी की कितनी है? 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 6।
अब देखो मैंने इसको डी माना है, क्यों? क्योंकि डी की आय से पूछा तो नीचे वाले डी की मान ले। ज्यादा है मतलब सी की आय ज्यादा है तो एक ज्यादा कर दो। इसमें मैंने सी की आय मानी है नीचे वाली को 4 को, देखो सी की मानी है 4 को, क्यों? क्योंकि ये देखो सी से तुलना हो रही है। इसमें मैंने बी की आय से तुलना की है तो बी को माना है पहले नीचे वाले को, देखो 5 को बी की आय, और ये कम है तो 5 में से 1 कम कर दे इसकी आगे, है ना, जो भी दूसरा है। अब आप इसमें पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, सबसे बढ़िया रहोगे। कैसे? देखो यहां पर चलो, ये 5 है, इसका पड़ोसी सी है, बी और सी में बी, सी का पड़ोसी बी है ना, ये बी है, कितना है 5 है, तो यहां पर भी 5 कर दो। पर अब इसके पास पैसे आ गया, इसके पास रुतबा आ गया, इसके पास घर आ गया, मतलब डी का पड़ोसी कौन बन गया? सी, तो अब इसका 5 कर दो। इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी 4, तो ये 4 कर दो। इसका पड़ोसी ये 6 है तो इसका पड़ोसी ये, इसको 6 कर दो। इसका पड़ोसी ये बन जाएगा, फिर इसका पड़ोसी ये बन जाएगा, बस अब इसको गुणा कर दो आपस में। 4 तिया 12 छिके 72, 5 तिया 15 छिके 90, 5 चौके 20 छिके 120, 5 चौके 20 पांजे 100। अब आपको देखो किसकी दी है? डी की, कितनी? 45,000। बताओ डी की वैल्यू कितनी है? 100 पार्ट है, तो 100 की वैल्यू 45,000, मतलब 45,000 बटे 100, और गुणा में जिसकी निकालनी है, किसकी? ए की। ए की कितनी है? 72, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको करना है तो इसको डबल कर दो, 900 बन जाएगा, इसको आधा कर दो 36। अब इसको गुणा कर लो बस, पता है ना 5 वाला कॉन्सेप्ट, इकाई अंक 5 हो तो 9 छिके 54, 5 9 30 27 और 5 है 32, तो 32,400 रुपये क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगी इसकी, ए की पूछिए। ओके डन। चलिए नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, चलो आज इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं, किसका? जो भी पास फेल वाला है, बाकी क्वेश्चन इसके अपने कल करेंगे। दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट होता है, जिसे मान लो आपके पास 20 रुपये है और एक आपका दोस्त है, ए के पास 20 रुपये है, और एक आपका मान लो बी है कोई व्यक्ति, इसके पास कितने हैं? 25 रुपये है। अब बताओ इसके पास मान लो आप 26 रुपये है, ठीक है। अब इसको बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है, तो इसको देने पड़ेंगे क्या? आप बोलो सर इसको तो प्लस करने पड़ेंगे, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसको कुछ माइनस करना पड़ेगा, है ना। इसको जितना देना है उतना इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो। जैसे आप और आपका दोस्त है, आपके पास मान लो 500 रुपये है, आपके दोस्त के पास मान लो 400 रुपये है, आपको दोनों को बराबर करना है, तो आप ऐसे ही करते हो कि 400 तेरे पास है, 500 मेरे पास है, तो मतलब बराबर बराबर एवरेज कितना आएगा? दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 450। क्या आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। तो मतलब आपने कितना दिया? देखो इसके पास 400 था तो ये 450 प्लस हो गया, इसमें आपके पास 500 था तो 500 से क्या हो गया? ए के पास, या आपका बी मान लिया आपका दोस्त, इसके पास 400 था और आपके पास 500 था, अब इसके पास भी 450 हो गया, इसके पास भी 450 हो गया, इसका मतलब आपसे तो 50 रुपये कम हुए और इसके पास 50 रुपये आ गए, है ना। आपने जितना इसको दिया है आपके पास उतना ही कम हो गया, तो ये दोनों वाली वैल्यू बराबर होती है ना। इसी प्रकार एग्जाम में होता है कि आपके पास जितने नंबर ज्यादा है, जो फेल हो रहा है उसको दे दो ना गरीब को, तो वो पास हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है? इसलिए इसमें क्या हुआ है, क्या होता है कॉन्सेप्ट में, कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनेगा। जब इसको दे देंगे तो ये दोनों पार्ट बराबर हो जाते हैं। अब देखो इसमें देना है तो 20 और 26 को जोड़ लो, कितना आएगा? 2 से डिवाइड करो तो 26 46 आएगा, 46 बटे 2 मतलब आ गया 23। इसका मतलब इनके बीच की वैल्यू आ गई 23, मतलब 23 इसके पास होंगे और 23 इसके पास। क्या ये दोनों पार्ट बराबर हो गए क्या? बताओ। इसलिए इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। जैसे मैं बोलूंगा ये तो हो गया फेल वाला पार्ट इधर, तो और ये है पास वाला पार्ट, मतलब पास से, ये पासिंग मार्क तो यहाँ था, ये पास से ज्यादा नंबर वाले और ये पास से कम वाले, मतलब फेल वाला है। यहां इस लाइन पर आ गया, इसका मतलब हो गया बराबर, मतलब पास हो गया, ये पासिंग लाइन है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके पास 20 नंबर ले रखे और आपने, इसने 200 नंबर ले रखे, आपने मान लो 250 नंबर ले रखे, बताओ। अब इसके बीच में जो पासिंग मार्क होगा, जितने नंबर इसको देने पड़ेंगे उतने नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे, है ना। तो जितने देंगे तो इसका दोनों का बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, इसको कम करके यहाँ लेगी और इसको ज्यादा करके यहाँ लेगी, मतलब दोनों को बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया। ये अपने को करना होता है, ठीक है ना। इसको दे देंगे प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या बात समझ आ गई क्या? चलिए अब एक ट्यूशन करते हैं, बाकी अपने कल की क्लास में करेंगे।
एक परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों ये वही लाइन है, इसने 30% अंक प्राप्त किया और कहता है 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% नहीं है, ध्यान देना बात। इसने 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या 30% में मैं 20 अंक जोड़ दूं इसमें, तो क्या ये पासिंग मार्क बन जाएगा क्या? बोलो। पहले तो ये 30% था, तो क्या था, इसको तो इसने तो 30% ही लिए थे ना। देखो इसने क्या लिया था, 30% नंबर लिए, तो ये तो हो गया फेल। आपको पता है इतने में तो यहां पर एक लाइन है जो पासिंग लाइन है, कि इस लाइन पर जो भी पहुंच गया वो पास है। आप बोले दूसरा विद्यार्थी ने 40% नंबर लिए और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब 30 अंक इसने ज्यादा लिए हैं 40% में। तो 40% में से मैं 30 नंबर इसके माइनस कर दूं तो ये यहां पहुंच जाएगा इस लाइन पर, यहां पर पासिंग मार्क पे। और इसको देखो 20 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब 20 अंक कम पड़ रहे हैं इसके, तो इसको 20 दे दे तो ये भी यहां पहुंच जाएगा। देखो इसको यहां ले गए और इसको भी यहां ले गए, मतलब दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब 30% प्लस 20 और बराबर है किसके, 40% माइनस के 30 के। अब ये परसेंटेज वाले एक साइड ले जाओ तो 40, ये इधर ले जाओ तो 10% बचेगा, और ये जो माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा 50। ये 10% बराबर 50। तो परीक्षा का टोटल अंक पूछा है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। कितना आ जाएगा, 500। आपको पूछा है उत्तीर्ण अंक, देखो उत्तीर्ण अंक कौन से है, या तो इसकी वैल्यू निकाल लो या इसकी निकाल लो। ये उत्तीर्ण अंक ही है ना, उत्तीर्णांक की पासिंग मार्क कितने हैं, क्योंकि मैंने 30% आए थे, इसमें 20 अंक इसको और दे देंगे तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क पर पहुंच गया। या 40% अंक प्राप्त किए, अगर इसके 30 अंक घटा दे तो ये पासिंग मार्क पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। तो 30% निकाल लो प्लस 20 कर देना, तो 10% बराबर 50, तो 30% कितना हो जाएगा, 3 गुना, इसका 3 गुना, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 150। तो ये तो 30% आया है, इसमें 20 और जोड़ दो तो 170 नंबर आ गए, वो क्या आ गए, पासिंग मार्क आ गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को? उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले तो उत्तीर्ण प्रतिशत देखो 170 है पासिंग मार्क, आपको पूछा है पासिंग परसेंटेज, पास परसेंटेज। आपके 170 नंबर आए हैं, टोटल कितने थे, 500। तो 500 में से 170 आए हैं, 100 में से बताओ, बस इसको काट दो, 34, तो 34% हो गया इसका पासिंग मार्क। अब देखो 30% आए थे, तो मतलब इसका मतलब 4% से फेल हो गया था, ये 4% कम थे इसकी। ये मतलब कितना था, 40% आए थे, मतलब इसको 34 चाहिए, तो इसके 6% ज्यादा थे। देखो बात समझ आ गई क्या? इस प्रकार ये चीजें आपको करनी होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, आपने लिख लिया 40% अंक प्राप्त किया, 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब इसको 50 देने पड़ेंगे, तो ये पास हो जाएगा, ये पासिंग मार्क आ गया। क्या बात समझिए क्या? दूसरी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त किया, सॉरी 50% है ये रहा 50% है ना, 50% प्राप्त किया इसने, ठीक है, आपने लिख दिया 50%। अगर इसको 30 अंक उत्तीर्ण हो गया 30 अंक से, मतलब 30 अंक ज्यादा है, तो 30 अंक कम कर दो ना। अब कम क्यों किए, क्योंकि पासिंग मार्क के बराबर करके अपने को क्वेश्चन हल करना है दोनों को, इसको भी पासिंग मार्क पर लेके इसको भी पासिंग मार्क पर। अब वो बार बार अपने ऐसे लाइन नहीं बनाएंगे, इसको यहां लेके इसको यहां ले आए। अब आपने को दिमाग में हो गया कि हाँ इसको नंबर देने हैं फेल वाले को, और जो ज्यादा ले गया उसको कम कर दो, ठीक है ना। यहां से अब परसेंटेज वाली चीजें एक साइड ले जाओ, तो ये 40 इधर जाएगा तो 10% बचेगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 हो गया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो करनी आती है। अब आपको पूछा परीक्षा का उत्तीर्णांक निकालो। उत्तीर्णांक का मतलब हो गया, ये उत्तीर्णांक है पासिंग मार्क ये पूरा, तो आपको पहले 40% निकालना पड़ेगा। आप 40% निकालो, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 गुना कर दो, ये हो जाएगा 320। अब देखो इसमें 50 जोड़ दो, तो 40% प्लस में 50, तो 40% की वैल्यू तो 320 है, प्लस का ये 50, तो 370 नंबर क्या हो गया दोस्तों, इसका पासिंग मार्क हो गया। क्या बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको पूछता टोटल निकालो तो 100% की वैल्यू निकालते। देखो 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो जाता, 800। अगर आपको पूछता पासिंग परसेंटेज बताओ, पास परसेंटेज, आप बोलते 370 नंबर लेने थे पास होने के लिए, कितने में से, 800 में से, गुना में 100, 0 से 0 इसको काट दो, 8 चौके 32, 8 से 48 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा इसका, देख लेना, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या? ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि आपने, जैसे आप छोटी क्लासेज में थे, जैसे मान लो आप 10th क्लास में थे,
ठीक है, आपके मान लो 200 नंबर आए, आपको 30 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, आपको 30 नंबर चलो दे दिए, 230 हो गए। आपको पता चला कि मेरे टोटल 800 थे, 800 में से मेरे 230 नंबर आए हैं, गुणा में 100 में से कितने हैं आपको 100 में से बताने होते हैं, अपने इसलिए परसेंटेज निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल हो गया है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, आपको मैंने काफ़ी सवाल करवा दिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है और कॉन्सेप्ट भी बताया आपको साथ साथ में, जिससे आपको इसका कोई भी सवाल करो तो दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका प्रॉपर लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।